चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई के बीच एक नया नाम तेजी से उभर कर सामने आया है, जिसने चुनावी समीकरण को अचानक से जटिल बना दिया है। एक ऐसा नेता जिसने बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की नींव रख करके विवाद खड़ा कर दिया, वो 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है, या यूं कहें कि सिरदर्द बन चुका है। बात हो रही है हुमायूं कबीर की, एक ऐसा नेता जिसे कभी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत चेहरा माना जाता था, लेकिन आज वही नेता सिस्टम के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के सिस्टम के खिलाफ खड़ा है और खुद को एक डिसाइडिंग फैक्टर बता रहा है इस चुनाव में। चुनावी ताकत की बात करें तो हुमायूं कबीर 2 बार विधायक रह चुके हैं। वो 2011 में रेजीनगर सीट से विधायक बने और 2021 में भरतपुर सीट से विधानसभा पहुंचे, यानी उनके पास सिर्फ बयानबाजी ही नहीं बल्कि चुनाव जीतने का अनुभव भी है। उनकी असली ताकत है मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में मौजूद मुस्लिम आबादी, जहां मुस्लिम आबादी काफी संख्या में रहती है और स्थानीय स्तर पर उनका नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता है। 1963 में जन्मे हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से आने वाले एक अनुभवी नेता कहे जाते हैं। वो बंगाल की राजनीति में लंबे समय से एक्टिव हैं और कई बार पार्टी बदलने के कारण भी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की, फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, बाद में निर्दलीय बने, फिर बीजेपी में गए और फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। अब 2025 के अंत में उन्होंने अपनी अलग पार्टी ही बना ली, क्योंकि उनको तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया था। ये लगातार दल बदल उनकी राजनीतिक शैली को भी साफ दिखाता है कि वो विचारधारा से ज्यादा बैकग्राउंड और ग्राउंड पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। हुमायूं कबीर के अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आने की वजह है बाबरी मस्जिद और इसका विवाद। दिसंबर 2025 में उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद नाम से एक ढांचे की नींव रखने का ऐलान किया और 6 दिसंबर को ही इसका कार्यक्रम किया गया, जो 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की तारीख भी है। इस कदम ने पूरे राज्य में राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज कर दिया। प्रशासन को भारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी और हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि कोई तनाव न फैले। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। कबीर ने इस आयोजन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम वोट बैंक के बड़े हिस्से को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। यही वजह है कि इस कदम के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने इस कदम से दूरी बना ली और अपनी सेक्युलर लाइन के खिलाफ इसको बताया। सस्पेंशन के बाद कबीर ने जो कदम उठाया वही उन्हें एक नए राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को अपनी नई पार्टी बनाई और पार्टी का नाम है आम जनता उन्नयन पार्टी। इस पार्टी का घोषित एजेंडा सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश मानते हैं। तो क्या हुमायूं कबीर सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता हैं या वाकई 2026 चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं? इसके लिए उनके हाल के फैसलों को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर उम्मीदवार उतारेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पार्टी 180 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है, जिसमें भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। यहाँ उनकी पार्टी का उम्मीदवार सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देगा। इसके अलावा उन्होंने खुद भी 2 सीट, जिसमें रेजीनगर और नौदा सीट है, वहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये रणनीति पहले भी कई बड़े नेता अपना चुके हैं, ताकि हार की स्थिति में आपके पास अपना एक बैकअप प्लान तैयार हो और जीत की स्थिति में आपका प्रभाव बढ़ सके। अब अगर 2026 के चुनावी गणित को देखें तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला परंपरागत रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। हुमायूं कबीर की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ये बदलाव छोटा नहीं है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट लगभग 27 से 30% के आसपास माना जाता है और यही वोट अब तक बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा था। अगर कबीर इस वोट बैंक में 5 से 10% की सेंध भी लगाते हैं तो इसका सीधा असर तृणमूल कांग्रेस पर पड़ेगा। ये वही वोट है जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, इसलिए सबसे बड़ा खतरा फिलहाल टीएमसी को ही दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट बटा तो कई सीटों पर नतीजे उलट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होगा। यहाँ खेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कबीर के कदम से धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता है तो हिंदू वोट बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम वोट भी पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में एकजुट हो सकता है। यानी हुमायूं कबीर यहाँ एक तरह से 2-धारी तलवार की तरह है, जिससे दोनों पक्षों के लिए जोखिम और मौका दोनों मिल सकते हैं।
हुमायूं कबीर खुद दावा कर चुके हैं कि 2026 के चुनाव में वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनका प्रभाव अभी तक सिर्फ कुछ सीमित इलाकों पर ही केंद्रित है, खास करके मुर्शिदाबाद और इसके आसपास के जिलों में। हालांकि यही वो इलाके हैं जहां कई सीटों का परिणाम बहुत छोटे से अंतर से तय होता है, इसलिए यहाँ का वोट स्विंग पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। उनकी राजनीति का एक और पहलू है धार्मिक मुद्दों के जरिए मोबिलाइजेशन करना। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके उन्होंने साफ संकेत दिया है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खुलकर खेलेंगे। इसमें उन्हें एक डेडिकेटेड वोट बैंक तो मिल ही सकता है, लेकिन ये रणनीति उन्हें राज्य स्तर पर स्वीकार्यता दिला पाएगी या नहीं, ये अभी सवाल बना हुआ है। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो 3 बड़े सिनेरियो सामने आते हैं। पहला वो कि सिर्फ वोट कटवा की तरह साबित हो सकते हैं, जो खुद ज्यादा सीटें न जीते लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा दे। दूसरा ये कि कुछ सीटें जीत करके वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, खास करके अगर विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब। और तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर उनकी लहर बनती है तो वो एक बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि फिलहाल मौजूदा आंकड़ों और उनकी सीमित भौगोलिक पकड़ को देखते हुए पहला और दूसरा सिनेरियो ज्यादा सही माना जा रहा है। तो क्या हुमायूं कबीर बंगाल की राजनीति में ओवैसी मॉडल दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक ऐसा नेता जो सीधे सत्ता में न आए लेकिन चुनावी समीकरण को बदल सकता है? फिलहाल उनके कदम उसी दिशा की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ नई पार्टी बनाई बल्कि बड़े स्तर पर उम्मीदवार उतारने और सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती देने का फैसला कर लिया है। अगले 1 महीने में साफ हो जाएगा कि उनकी रणनीति कितनी सफल होती है। लेकिन एक बात तय है कि 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव अब सिर्फ ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी नहीं रहा, इसमें एक तीसरा खिलाड़ी भी उतर चुका है। और भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि कई बार तीसरा खिलाड़ी ही पूरा खेल पलट देता है। अब देखना यह होगा कि हुमायूं कबीर वाकई गेम चेंजर बनते हैं या प्रशांत किशोर की तरह सिर्फ एक चुनावी प्रयोग साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने इतना जरूर कह दिया है कि बंगाल की राजनीति को एक नया और अनिश्चित मोड़ वो देने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर का फैक्टर कितना मजबूत है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है।